हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पंचायती राज की महत्वपूर्ण समितियाँ, इम्पोर्टेंट कमेटी जो पंचायती राज। जनरली हम देखें, आज़ादी के बाद बहुत सारी पंचायती राज से जुड़ी बहुत सारी कमेटी हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, पी के थुंगन समिति, एल एम सिंघवी समिति, ऐसी बहुत सारी समिति हैं जो बनी हैं। लेकिन हम देखें आखिर इस तरह की समिति हमने क्यों बनाई, हमारी आवश्यकताएं थी, ठीक है ना। हम देखें आज़ादी के बाद अगर हम देखें, हालांकि पंचायती राज पर अगर हम देखें कि संविधान सभा के माध्यम से भी बहुत सारा इस पर विवाद हुआ कि पंचायती राज को लेकर कुछ काम होना चाहिए इस दिशा में या नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें वैसे हमने डीपीएसपी में भी आर्टिकल जो 40 है, ठीक है ना, पंचायतों के गठन को लेकर बात की गई है। आर्टिकल 40 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है हमारे, उसमें बात की गई है। लेकिन जब हम पंचायती राज पर बात करते हैं तो पंचायती राज के ज़्यादा जो फेवर में रहे हैं, ठीक है ना, गांधी जी रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें जो संविधान निर्माता, ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वह इसके कभी फेवर में नहीं रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी वजह रही है, ठीक है ना। हम देखते हैं आखिर जब हमने 2 पॉइंट पर बात की कि गांधी फेवर में रहे हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके फेवर में नहीं रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो भारत का संविधान जो ड्राफ्ट किया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से, तो उस टाइम पर हमने हमारे जो आर्टिकल हैं संविधान के, उसमें भी हम देखते हैं तो पंचायती राज को लेकर कोई इतना विस्तार से हमने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन हम देखते हैं फिर बाद में 1992 में फिर या 1993 में जो पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारे जो आर्टिकल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में भी हमने कुछ पार्ट इसमें जोड़े हैं। लेकिन उससे पहले हम देखें कि हमने पहले क्यों नहीं जोड़े, ठीक है ना, क्योंकि हमारी उस टाइम पर इस तरह की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जनरली हम देखते भी डीपीएसपी तक हमने सीमित कर दिया था कि डीपीएसपी राज्य की अपनी जिम्मेदारी होगी कि भाई अपने तरीके से काम करेंगे। लेकिन हम देखें बाद में धीरे धीरे राज्य की कितनी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि भाई राज्य अपने काम करे या फिर पंचायती राज पर ज़्यादा फोकस करे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं धीरे धीरे, हालांकि गांधी का एक सपना ये भी था कि गाँवों पर ध्यान दिया जाए, विलेज लेवल पर ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। और हम फिर ये भी देखते हैं कि महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन दोनों की एक आइडियोलॉजी काफ़ी मैच करती थी। तो उसके बाद हम देखते भी हैं कि सबसे पहले भारत में जो हम देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टार्टिंग की जाती है, ठीक है ना। इसकी स्टार्टिंग भी हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1952 में इसकी स्टार्टिंग की जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसका एम क्या बनाया गया, आखिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो हम शुरू कर रहे हैं, इसका जो मेन एम हम कह सकते हैं, मेन उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, और सोसाइटी का उद्धार करना था, ठीक है ना, यानी कि आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार, इसका एक मेन एम बनाया गया। लेकिन हम देखते हैं कि कम्युनिटी या हमारा सीडीपी, ठीक है ना, वो फेल हो जाता है। उसकी वजह क्या थी, क्यों फेल हो गया, हम देखते हैं जनता का प्रॉपर उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, ठीक है ना। और उसके साथ में हम देखते हैं अशिक्षा की समस्या थी, यानी कि और पॉवर्टी वाली कंडीशन थी उस टाइम पर भारत में, क्योंकि हम आज़ादी हुए कितना टाइम हुआ था, ठीक है ना। तो जनरली देखा जाए एक प्रयास किया गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन हम देखते हैं ये फेल हो जाता है, ऐसा फेल हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है ना, इसको स्टॉप कर दिया जाता है। फिर एक नया लेकर आते हैं कि ठीक है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसको नाम दे दिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के नाम से इसको स्टार्ट किया जाता है 1953 में, ठीक है जी, ये ले आए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ एफर्ट्स किए जाते रहे। लेकिन फाइनली हम देखते हैं फिर बलवंत राय मेहता कमेटी, इसने कुछ अपने रिकमेंडेशन, कुछ सिफारिश की। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को बनाया जाता है।
ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय थे, ठीक है ना, बलवंत राय। तो जनरली हम देखते हैं आखिर इसका मेन कंसेप्ट क्या था। मेन कंसेप्ट ये था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बेस पर काम करेगी, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर यह समिति काम करेगी। और हम देखते भी है कि इसकी सिफारिश को एक्सेप्ट भी किया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी उसको हम देखते हैं एक्सेप्ट करने के साथ साथ में 3 टायर के रूप में भारत में एक तरह से इसको लागू करने की बात की जाती है। और लागू हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जब हमने पहली एक कमेटी बनाई और उसने कहा 3 टायर के रूप में, तो भाई 3 टायर तो बनाया है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है ना, 1958 में, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट के रूप में हमने आंध्र प्रदेश स्टेट को हमने सेलेक्ट किया और जब देखा वहाँ पर ठीक है भाई एक्सपेरिमेंट तो सही है, सक्सेसफुल है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं बलवंत राय में अशोक मेहता जो समिति है, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं फिर 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 1959 में, ठीक है ना। बनाई कब है 57 में। और फिर हमने एक्सपेरिमेंट कब किया, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें वो कब किया हमने 1958 में। कहाँ पर किया, आंध्र प्रदेश में किया। और जो हम 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं इसको हमने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, उसकी शुरुआत हमने की। और उसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य के पूरे ही, ठीक है ना, यानी कि पूरे राज्य में ही इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है राजस्थान में। लेकिन फिर हम देखते हैं धीरे धीरे फिर 11 अक्टूबर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में इसकी स्टार्टिंग की जाती है। फिर अदर और भी बहुत सारे स्टेट है जैसे असम है, महाराष्ट्र है, गुजरात, ठीक है ना। तो इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। फिर एक कमेटी और आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की जब हम बात करें यह कब 1977। अशोक मेहता समिति यानी कि जो 20 ईयर के बीच में यानी कि जो काम हुआ है बलवंत राय मेहता समिति ने जो काम किया है, ठीक है ना, उस पर अपना एक उसको रिपोर्ट करनी है, ठीक है ना, मूल्यांकन करना है कि कितना काम हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि अशोक मेहता समिति ने भी अपनी सिफारिश रखी, ठीक है ना। उसने कहा सबसे पहले यदि हम देखते हैं इसने एक इम्पोर्टेंट बात तो ये की कि जो हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि संविधानीकरण करने की सिफारिश इसने की। अभी तक क्या है, अभी हमने संविधान में इसको कोई भी स्थान नहीं दिया है। अभी हम एक कमेटी के माध्यम से एक राज्य में या और भी कुछ राज्य हैं उनमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन संविधान में ना ही तो हमने किसी पार्ट में इसको रखा है, ठीक है ना, ना ही कुछ ऐसे आर्टिकल ऐड किए हैं। तो इसने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो की कि भाई ठीक है संविधानिकीकरण होना चाहिए। लेकिन इसने अशोक मेहता समिति ने एक रिकमेंडेशन ये भी किया कि 3 टायर के रूप में जो काम कर रही है बलवंत राय मेहता समिति, हम 3 टायर के बिना भी काम कर सकते हैं, 2 टायर के यानी कि 2 स्तरीय लेवल पर भी हम काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 2 स्तरीय लेवल पर काम कर सकते हैं, लेकिन इस कमेटी को हम देखते हैं, ठीक है ना, 2 स्तरीय पर तो इसने बात की, लेकिन इसने क्या किया, 2 स्तरीय कौन से होंगे, इसने कहा जिला पंचायत होगा, ठीक है ना, और मंडल पंचायत, ठीक है ना, यानी कि इसने क्या किया ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो इसको समिति की जो सिफारिश थी वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है जी, जब एक्सेप्ट ही नहीं किए तो फिर इसका यहीं पर स्टॉप हो जाती है कमेटी। उसके बाद आती है नेक्स्ट GV राव समिति, ठीक है ना। GV राव समिति में हम देखते हैं, ठीक है ना, इसने कब आती है ये 1985 में आती है। तो इसका हम देखते हैं इसने कहा 4 टायर के रूप में काम होना चाहिए जी, 4 स्तरीय लेवल पर, ठीक है ना। 4 स्तर कौन से होंगे, उसने कहा राज्य स्तर होना चाहिए एक तो सबसे टॉप पर, ठीक है ना, फिर जिला स्तर होना चाहिए, उसके बाद मंडल स्तर होना चाहिए, और सबसे जो लो लेवल पर वह है ग्राम स्तर। जनरली हम देखते हैं इसने जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे पर बात की जो अभी तक किसी ने नहीं बात की। इसने कहा कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसने कहा कि रेगुलर चुनाव के साथ साथ में SC ST जो वीमेन हैं उनको भी आरक्षण देने की बात की, ठीक है ना। 2 पॉइंट ऐसे थे जो अब से पहले उन पर बात नहीं हो पाई थी, ठीक है ना।
तो देखा जाए जो 4 टायर है, ठीक है ना, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति की जब हम बात करें, ये कब आती है? 1986 में, ठीक है ना। अब 1986 में इसने कहा कि अभी तक हमने जितने भी प्रयास किए हैं, इस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशन थे, उसने कहा एलएम सिंघवी समिति ने कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों ना हमें एक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें एक चैप्टर ही क्यों ना जोड़ दें, ठीक है ना। अगर हम चैप्टर जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं पर बहुत ही एक इफेक्टिव वर्क हो पाएगा। और रेगुलर इलेक्शन पर इसने भी बात की, जीवी के राव भी बात कर रही है, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए, ठीक है ना। और पंचायतों को कहीं ना कहीं पर सेल्फ डिपेंड होने की बात की, कि पंचायतों को जो आर्थिक रूप से वो सेल्फ डिपेंड हो पाएँ। और वीमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात की, कि इतनी सीटें उनके लिए सुरक्षित होनी चाहिए। और SC ST के लिए भी रिजर्वेशन की बात की इसने, ठीक है ना। तो देखा जाए जो एलएम सिंघवी समिति है, वो काफ़ी जो अदर जो भी कमेटी है जो बनी है, समिति जो बनी है, उनसे डिफरेंट इसने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, और काफ़ी सॉलिड पॉइंट भी हैं, अभी तक के सबसे डिफरेंट पॉइंट इसने रखे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं, कुछ पॉइंट तो डिफरेंट है ही। उसके बाद हम देखते हैं फिर पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1988, ठीक है ना, 1988 में आती है। और हम देखते हैं इसने कहा कि हम जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पावरफुल बनाएं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो एक मान्यता की हम बात करें, ठीक है ना, उसको लेकर बात की। तो देखा जाए उस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि पीके थुंगन समिति की जो सिफारिश है और एलएम सिंघवी की जो सिफारिश है, ठीक है ना, वो सारी, ठीक है ना, दोनों पर स्टडी करने के बाद फाइनली उस टाइम पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? राजीव गांधी की सरकार है उस टाइम पर, यानी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, ठीक है ना। तो वो भी काफ़ी फेवर करते थे कि भाई विलेज लेवल पर इस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो क्यों ना संविधान के माध्यम से संविधान में हम कुछ ऐसा अमेंडमेंट करें और प्रयास करें। तो अब इन्होंने जो 64 जो अमेंडमेंट है, ठीक है ना, उसको लेकर हम देखें, ठीक है, उन्होंने इस तरह का एक बिल लेकर पहुंचते हैं जी पार्लियामेंट में। लोकसभा से तो पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है। अब जनरली हम देखते हैं कोई भी बिल है, अगर वह एक सदन से पास हो चुका है और दूसरा सदन से पास नहीं होता है, तो वह बिल वहीं पर स्टॉप हो जाता है, यानी कि वहीं पर वह समाप्त हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि 64 अमेंडमेंट को लेकर जो 1989 में बात की गई कि ठीक है राजीव गांधी की सरकार है, लोकसभा से पास कराया, राज्यसभा उस पर एग्री नहीं है, लेकिन हम देखते हैं वो सारे जो एक पार्लियामेंट तक तो पहुंचा है ना बिल। तो जनरली एक पार्लियामेंट तक जब हम लेकर के गए हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसा ही टाइम बीतता है, और उसके बाद हम देखते हैं फिर PV नरसिंहा राव की सरकार बनती है, ठीक है ना। PV नरसिंहा राव की जो सरकार बनती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि 22 दिसंबर लोकसभा से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और उसके बाद फिर 20 दिसंबर कौन सी, 1992, ठीक है ना। और उसके बाद राज्यसभा की हम बात करें, ठीक है ना, 23, यानी कि उसी दिन एक दिन में तो लोकसभा से पास हो गया और अगले दिन राज्यसभा से पास हो गया, ठीक है ना। तो 23 दिसंबर। और उसके बाद हम देखते हैं इस पर हमारे जो टोटल जो 17 स्टेट्स हैं, 17 राज्य की विधानसभा भी इस पर एग्री हो जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे ही भारत में या पूरे ही देश में हम कहें, ठीक है ना, 20 अप्रैल 1993 को यह पूरे ही भारत में लागू कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रपति की जो अनुमति मिलती है इस पर, वो कब मिलती है, 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अप्रूवल दे देता है, ठीक है ना। लोकसभा से भी पास हो चुका है, ठीक है ना, और राज्यसभा से भी, और प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो अब 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे भारत में
लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत सारी जो पंचायती राज से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।